का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आज की बात मैं कुछ कोटेशन से शुरू करना चाहूंगा। आपको पता है दोस्तों कि ये बात किसने कही थी कि जैसे मोर में शिखा यानी कलगी, नागों में मणि का स्थान होता है, ठीक उसी तरह से तमाम शास्त्रों और वेदांगों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। एनी गेस दोस्तों? कोई बात नहीं, चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिए। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास हर कुछ गणित है, आपके पास हर कुछ नंबर है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि यह बात किसने कही थी? कोई बात नहीं, चलिए एक आखिरी कोटेशन सुनते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कम से कम ये बात किसने कही थी कि अगर मुझे फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़े तो मैं प्लेटो की सलाह का पालन करूंगा और अपनी पढ़ाई गणित से शुरू करना चाहूंगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूं महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का, जिनका कल जन्मदिन है। ये सारी बातें उन्होंने ही अलग अलग समय पर कही थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था, उन्हें पूरी दुनिया से सम्मान मिला, लेकिन अपने ही देश भारत में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अतः वर्ष 2012, जो कि रामानुजन की 125वीं जयंती थी, तत्कालीन भारत सरकार ने उस वर्ष ये 22 दिसंबर को नेशनल मैथ्स डे के रूप में घोषित किया और उस समय से लेकर के आज तक हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में, नेशनल मैथ्स डे के रूप में रामानुजन की जयंती मनाई जाती है, ताकि हम भारतीय भी इस महान गणितज्ञ व उनकी खोजों के बारे में जान सकें, उनसे कुछ प्रेरणा ले सकें। दोस्तों, नेशनल मैथ्स डे के अवसर पर कई सारे शिक्षण संस्थानों में मैथ्स वीक मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत पूरे सप्ताह भर मैथ से जुड़ी हुई गतिविधियां चलती रहती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका चैनल मुख्य रूप से मैथ्स को लेकर के ही समर्पित है, इसीलिए हमने भी निर्णय लिया है कि हम भी अपने चैनल के माध्यम से मैथ्स वीक मनाएंगे और इसके अंतर्गत इस सप्ताह में आज से शुरू करके अगले 6 दिन तक आपको मैथ्स से रिलेटेड, रामानुजन से रिलेटेड एक से एक वीडियो मिलेंगे, जो उम्मीद करता हूं आपको काफी पसंद आएगा। इसके समापन के अवसर पर हम आपके लिए एक लाइव मैथ्स क्विज भी लेके आएंगे, जिसमें आपको घर बैठे आकर्षक पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो। दोस्तों, इसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। आज मैथ्स वीक की पहली कड़ी में हम रामानुजन के बारे में आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिनमें से कई बातों पर शायद आप यकीन भी नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों, आप इसे यकीन करें या ना करें, ये सारी बातें सच है, क्योंकि इसे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से जुटाया गया है। फिलहाल चलिए दोस्तों, वो टॉपिक पे चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने गुदरी के लाल वाली कहावत के बारे में सुना तो होगा ही। रामानुजन भी गुदरी के लाल ही थे। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के ईरोड नामक गांव, जिसे आज के डेट में कुंभकोणम भी कहा जाता है, एक बेहद ही साधारण परिवार श्रीनिवास अयंगर और माता कोमल तामल के घर इस असाधारण बालक का जन्म हुआ था। इनका बचपन बहुत ही गरीबी व संघर्ष में बीता, क्योंकि इनके पिता साड़ी की दुकान में काम करते थे और माता गृहिणी थी। दोस्तों, ईश्वर ने बचपन से ही रामानुजन की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। जब ये मात्र 2 साल के थे तो तंजावुर जिलों में चेचक का भयंकर प्रकोप हो गया। इस चेचक के कारण हजारों लोग मारे गए और रामानुजन के भी सभी भाई बहन भगवान को प्यारे हो गए। चेचक ने रामानुजन को भी अपने आगोश में ले लिया था, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गए। इस घटना ने ब्राह्मण परिवार में जन्मे
रामानुजम को बचपन से ही धार्मिक बना दिया। अपनी कुल देवी नामगिरी, जिसे वहां माता लक्ष्मी का रूप मानकर पूजा की जाती है, में उनकी बड़ी अगाध श्रद्धा थी। वे कहा करते थे कि नामगिरी देवी मां उनके स्वप्न में आकर उन्हें मैथ्स के सूत्र बताया करती है, जिसे वो जगने के बाद रजिस्टर में लिख लिया करते हैं। हालांकि ये बात कितनी सच है या उन्होंने इसे केवल मजाक में कहा था, ये तो रामानुजम ही जाने, और ये बताने के लिए आज रामानुजम हमारे बीच नहीं है। दोस्तों, धर्म, कर्म व ईश्वर पर इनकी इतनी अटूट श्रद्धा थी कि कुछ लोगों के अनुसार इनकी असमय मृत्यु का यह भी एक बड़ा कारण था। दोस्तों, इस विषय पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम सिलसिलेवार चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं तो कुछ देर से बोलना शुरू करते हैं। रामानुजम ने बोलने में देर लगाई, 3 साल के बाद जाकर के वो बोलना शुरू किए, इसीलिए इनके परिवार के लोग शुरू में इन्हें गूंगा समझते थे। दोस्तों, रामानुजम भले ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन वे भी बिल्कुल आम बच्चे की ही तरह थे। आम बच्चे की तरह वे भी बचपन में स्कूल जाने से बचने की कोशिश करते थे। इनके परिवार के लोगों ने इनके लिए अलग से एक आदमी नियुक्त कर रखा था, जिसका केवल एक ही काम होता था कि वो इस बात की पुष्टि करे कि आज रामानुजम स्कूल गया था नहीं। दोस्तों, जब रामानुजम ने नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया तो मात्र 10 वर्ष की उम्र में प्राइमरी बोर्ड में पूरे जिले में टॉप करके इन्होंने अपनी प्रतिभा का सबसे पहला सबूत दिया था, अपना जीनियस होने का पहला सबूत दिया था। दोस्तों, यह बात अभी के डेट में शायद आपको ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं करी होगी, लेकिन दोस्तों, ये उस समय की बात है जिस समय प्राइमरी में बोर्ड हुआ करता था, और उस प्राइमरी बोर्ड का वैल्यू जो था उस समय आज के ग्रेजुएशन से कहीं अधिक था। आज के डेट में तो मैट्रिकुलेशन या +2 किए बिना प्यून तक की नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन उस समय प्राइमरी पास आदमी को शिक्षक तक की नौकरी मिल जाती थी। दोस्तों, आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि 11 साल की उम्र में रामानुजन ने ग्रेजुएशन तक का मैथ्स कंप्लीट कर लिया था, और 13 साल की उम्र में एडवांस ट्रिगोनोमेट्री को खत्म कर खुद से अपना थ्योरम बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि शुरू में ही चर्चा हो चुकी है कि रामानुजम का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। आप ये भी जानते हैं कि इनके सभी भाई बहन बचपन में ही मर गए थे, इसलिए ये अपने परिवार के आखिरी सहारा भी थे। अतः परिवार का खर्च चलाने के लिए वो बचपन से ही ट्यूशन पढ़ाया करते थे। लेकिन वो इतने जीनियस थे कि जब वो खुद 7वीं में पढ़ते थे उस समय ग्रेजुएशन के बच्चे को ट्यूशन दिया करते थे। उस समय ट्यूशन से उन्हें 5 रुपये मिला करते थे हर महीने। दोस्तों, ये 5 रुपये आज भले ही बड़ी छोटी रकम लगती है, लेकिन ये उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, जिसमें एक छोटा परिवार आराम से चल जाता था। दोस्तों, रामानुजम ने भले ही गणित के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक खोजें की, लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस रामानुजम के गणितीय खोजों को देखकर पूरी दुनिया हैरान थी, उस रामानुजम ने इसके लिए गणित की अलग से कभी कोई शिक्षा नहीं ली थी। आम बच्चे स्कूल कॉलेजों में जो कुछ ही पढ़ते हैं, जो कुछ उनका सिलेबस होता है, वही सब उन्होंने भी पढ़ा। लेकिन इसके बावजूद मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने बर्नौली के नंबरों की जांच की और यूलर कांस्टेंट का वैल्यू 15 डेसिमल पॉइंट तक निकाल कर दिखाया। दोस्तों, रामानुजम के खोज तो बहुत सारे हैं, और मेरा ये जो आज का टॉपिक है उन खोजों के बारे में बताने का नहीं है, इसके लिए तो गूगल बाबा ही काफी है, आप खुद वहां सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल बात आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब रामानुजम 16 साल के थे तो उस समय इनके एक दोस्त ने उस समय के महान गणितज्ञ GS कार द्वारा लिखी गई एक पुस्तक लाइब्रेरी से लाकर के दी, जिस पुस्तक का नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद रामानुजम के जीनियस बनने की शुरुआत हुई। इस पुस्तक में 5000 से ज्यादा इक्वेशन थे और रामानुजम ने सबको हल कर डाला। दोस्तों, आज के अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। उन्हें महंगी से महंगी फीस देकर अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्हें सुख सुविधा की वो सारी चीजें ला कर देते हैं। वे बच्चे की खुशी के लिए ऐसी चीजें भी ला कर देते हैं जो उन्हें अपने छात्र जीवन में शायद देखने को भी नसीब नहीं हुई थी। लेकिन
फिर भी आज के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। लेकिन रामानुजम की पढ़ाई, सारी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल कॉलेजों में हुई। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो स्लेट पर सवालों को हल किया करते थे, और जब वो कोई नया इक्वेशन, नया सूत्र खोज लेते थे तो उसे एक रजिस्टर में रख लेते थे। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर रामानुजम को आज के बच्चों की तरह सुख सुविधा मिली होती तो वो फिर क्या कर सकते थे। दोस्तों कहा जाता है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जब वे कहीं नौकरी मांगने जाते थे ना, तो अपने शैक्षणिक दस्तावेजों के बदले उसी रजिस्टर को दिखाया करते थे जिसमें उन्होंने अपने बनाए हुए फार्मूले, इक्वेशन वगैरह लिख रखे थे। अब दोस्तों बहुत पुरानी कहावत है, आपने भी सुना होगा कि हीरे की पहचान जौहरी ही करता है। अब हर कोई रामानुजम तो था नहीं जिसको वो गणित के सूत्र या समीकरण समझ में आए, इसीलिए शुरू में लोग उनको दुत्कार से कर भगा देते थे, नौकरी देना तो बात की बात है। दोस्तों जैसा कि मैं आज के अभिभावकों को देखता हूं कि आज के अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा हर फील्ड में अव्वल आए, पढ़ाई में तो अच्छा करे ही, साथ ही खेल कूद, नाच गाना वगैरह वगैरह हर चीज में अच्छा करे, और इसके लिए वो बचपन से ही अलग अलग क्लास में उन्हें भेजना शुरू कर देते हैं। नतीजा होता है कि बच्चा न तो पढ़ाई में कुछ अच्छा कर पाता है और न ही किसी अन्य क्षेत्र में। दोस्तों आज के अभिभावकों को यह बात समझनी होगी कि हर बच्चा लियोनार्डो दा विंची नहीं हो सकता, जो कि अपने समय के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे। हर बच्चे की क्षमता, रुचि व शौक अलग अलग होते हैं, इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों की क्षमता, शौक व रुचि को ध्यान में रखते हुए ही उसके लिए बड़े बड़े सपने देखें। दोस्तों रामानुजम जीनियस जरूर थे, लेकिन केवल गणित के क्षेत्र में। अन्य विषयों में वो आम छात्रों, या अगर इसे अदरवाइज ना लें तो वो आम छात्रों से भी कमजोर थे। यही वजह है कि जब वे सरकारी आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने गए तो गणित में जीनियस होने के कारण उन्हें सरकार से स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हुई, लेकिन कॉलेज की परीक्षा में वे गणित को छोड़ करके हर विषय में फेल हो गए। गणित में वो इतने जीनियस थे कि वो गणित के पेपर को आधे से भी कम समय में हल कर लिया करते थे, लेकिन गणित को छोड़ करके अन्य विषय कभी उनका पढ़ने का दिल ही नहीं करता था। नतीजा हुआ कि जब वो कॉलेज से 12वीं पास नहीं कर पाए तो उन्होंने प्राइवेट से 12वीं की परीक्षा दी और उसमें भी 2 बार फेल कर गए। तो दोस्तों जब ऐसा बच्चा इतना जीनियस बन सकता है तो आपका बच्चा तो और भी बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों रामानुजम के समय में पूरे भारत में बाल विवाह का प्रचलन था, अतः मात्र 22 साल की उम्र में 10 साल की लड़की जानकी, जो कि इनसे उम्र में 12 साल कम थी, इनकी शादी कर दी गई। और शादी के बाद खर्च बढ़े, इसलिए इनके लिए नौकरी करना जरूरी हो गया। शादी के बाद ही इनको हाइड्रोसिल टेस्टिस नामक एक बीमारी हो गई, जो अंडकोश की बड़ी गंभीर बीमारी होती है। कहा जाता है कि इनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन तब तक रामानुजम की प्रतिभा जो है बाहर आने लगी थी, और इनकी गणितीय प्रतिभा से प्रभावित होकर के एक चिकित्सक ने मुफ्त में इनका ऑपरेशन किया था। दोस्तों ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन ऑपरेशन के बाद रामानुजम इतने गंभीर रूप से बीमार पड़ गए कि उन्होंने अपने बचने की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन एक बार फिर चमत्कार हुआ और रामानुजम ठीक हो गए। दोस्तों वर्ष 1913 यानी 26 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेज मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को एक नोटबुक में अपने बनाए हुए 120 सूत्र लिखकर भेजे। शुरू में हार्डी साहब ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने उस नोटबुक को पढ़ना शुरू किया तो इनके इक्वेशन फॉर्मूले को देख करके वो दंग रह गए, और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने खर्चे पर रामानुजम को शोध के लिए कैम्ब्रिज आने का निमंत्रण दे डाला। दोस्तों हर प्रतिभाशाली हर बच्चे का शौक होता है कि वो बाहर के यूनिवर्सिटी में पढ़े, बाहर जाकर पढ़ाई करे, लेकिन रामानुजम अपने घर के इकलौता सहारा थे, इसलिए शुरू में वो इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। वे अपने देश में रहकर ही कुछ करना चाहते थे ताकि अपने माँ बाप और घर परिवार के करीब रह सकें, माँ बाप की सेवा कर सकें, लेकिन हार्डी ने किसी तरह उन्हें कैम्ब्रिज आने के लिए मना लिया। दोस्तों जब रामानुजन हार्डी के बुलावे पर इंग्लैंड पहुंचे तो वहां पहुंचते ही वो बीमार पड़ गए। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि वे बचपन से ही धर्म कर्म में अटूट आस्था रखते थे। वे इंग्लैंड के भयंकर सर्द मौसम में भी प्रतिदिन स्नान और पूजा पाठ किए बिना खाना नहीं खाते थे।
पक्के ब्राह्मण होने के कारण वे शुद्ध शाकाहारी भी थे। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो आप कह सकते हैं कि इनका दुर्भाग्य था कि उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और उस समय इंग्लैंड में शाकाहारी भोजन बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता था। कहा जाता है कि कई कई दिन इन्हें कई बार भूखे सोना पड़ा था। इन्हीं के दुष्परिणाम स्वरूप वे गंभीर रूप से बीमार रहने लगे और फिर लौटकर अपने देश चले आए और मद्रास में रह करके ही इन्होंने नौकरी शुरू की। दोस्तों, यहां भी वे बराबर बीमार ही रहते थे। दोस्तों, उस समय देश में ब्रिटिश हुकूमत थी जो प्रथम विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि शायद इसी कारण से उन्हें उस समय उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई, जिस कारण 26 अप्रैल 1920 को यह सितारा मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में दुनिया को छोड़कर चला गया। दोस्तों, इंग्लैंड प्रवास के दौरान इनके साथ कई रोचक घटनाएं हुई। वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं यहां केवल 2 घटनाओं की चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली घटना है रामानुजम हार्डी नामक नंबर की खोज की। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इंग्लैंड में जब रामानुजम बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो इनसे मिलने के लिए जीएच हार्डी साहब पहुंचे थे अस्पताल। वे जिस टैक्सी से पहुंचे थे उसका नंबर था 1729 और दोस्तों हार्डी ने बताया कि ये जो नंबर है बड़ा अशुभ है, क्योंकि इसका जो फैक्टराइजेशन होता है ना 7 × 13 × 19 में 13 आता है और 13 को इंग्लैंड में बड़ा ही अशुभ अंक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सुनकर बीमार होने के बावजूद रामानुजन ने उस संख्या का इक्वेशन खोज लिया और बोला कि हुजूर, ये तो बड़े ही अद्भुत और चमत्कारिक संख्या है। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है और इसे उन्होंने करके भी दिखाया। दोस्तों, इसी संख्या को बाद में इन दोनों के सम्मान में रामानुजम हार्डी नंबर कहा गया। कुछ लोग इसे केवल रामानुजम संख्या भी कहते हैं। आप गूगल से इस संख्या के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इंग्लैंड प्रवास के दौरान एक दूसरी दिलचस्प घटना है कि इंग्लैंड में बराबर बीमार रहने के कारण रामानुजम थोड़ा थोड़ा अवसादग्रस्त रहने लगे थे। अवसाद के कारण एक दिन वे आत्महत्या करने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इस बात की खबर जब हार्डी को मिली तो हार्डी उनसे मिलने पहुंचे और पुलिस से बचाने के लिए पुलिस वालों से झूठ बोला कि ये FRS यानी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, जो कि लंदन की बड़ी ही प्रतिष्ठित संस्था है और इस संस्था के सदस्यों को इंग्लैंड में वही अधिकार प्राप्त हैं जो आज अपने यहाँ भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को होता है। तो हार्डी ने झूठ बोला और कहा कि भाई ये FRS का मेंबर है और तुम FRS के मेंबर को इस तरह से जेल नहीं भेज सकते, और मजबूरन पुलिस वाले को उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि कुछ ही महीने बाद रामानुजम FRS के सदस्य बना लिए गए और ये पूरी दुनिया में वो दूसरे व्यक्ति थे जो इतने कम उम्र में, मात्र 31 वर्ष की उम्र में वो FRS के सदस्य बने। इनसे पहले एक और मैंने विद्वान थे, ठीक है, जिनका नाम था ऑडेसर क्रस्ट जी। उन्हें 1841 में 1841 में यह सम्मान मिला था। दोस्तों, इतना ही नहीं, 13 अक्टूबर 1918 को रामानुजम को लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से भी फेलोशिप मिल गई और इस प्रतिष्ठित कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वे पहले भारतीय थे। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन मात्र 32 साल के आयु में ही दुनिया छोड़ के चले गए, पर इतनी कम उम्र में ही उन्होंने 3884 इक्वेशन बनाए थे, जिनमें से कुछ का रहस्य आज भी अनसुलझा है। उनके बनाए इक्वेशन पर इनके मरने के बाद वर्षों वर्षों तक शोध होता रहा, पूरी दुनिया में शोध होता रहा और आज भी शोध हो रहा है। दोस्तों, फिर भी कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। रामानुजम को मैन हु न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी शोध किए उनमें से अधिकांश शोध इन्फिनिटी सीरीज के ही हैं। दोस्तों, रामानुजम ने जो कुछ भी शोध किए वे जहां तहां अव्यवस्थित रूप में बिखरे हुए हैं। केवल 3 नोटबुक में इनके लिखे फॉर्मूले, इक्वेशंस जो है व्यवस्थित रूप में थे, जिसे पुस्तक के रूप देकर के प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, इनके मृत्यु के बाद इनके घर कुंभकोणम को ये राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, जहां पूरे देश से लोग घूमने आते हैं। दोस्तों, यह थी कुछ रोचक जानकारी
उस महान भारतीय गणितज्ञ के बारे में जिसने पूरी दुनिया में अपनी योग्यता का परचम लहराया था। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपने विचार भी अपने कमेंट के माध्यम से रखें। साथ मुझे आप ये भी बताएं कि आप किस विषय पर मुझसे और वीडियो चाहते हैं, ताकि मुझे खुशी हो कि आपके लिए मैं उस तरह के वीडियो ला सकूं। दोस्तों, जाने से पहले एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।